नमस्कार। सीईटी की बैच में आपका स्वागत है। अपन सीईटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग साइंस की, मैथ्स की, यानी जितने भी सीईटी के सब्जेक्ट हैं वो अपन कवर करेंगे। अपना जो आज का टॉपिक है वो है ब्लड, यानी रक्त। इसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ पूरी जो है थ्योरी क्लास देखेंगे जो आपके सीईटी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। मैं अपना सीधा रिपीट कोर्स की तरफ चलता हूँ कि अपने को क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्लड। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तो मैं यहाँ क्लेरिफाई कर देता हूँ, संयोजी का मतलब क्या होता है। संयोजी का मतलब होता है जोड़ना, यानी रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है, यानी एक तरल पदार्थ है जो जोड़ने का काम करता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में रुधिर की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, और ये जो 5 से 6 लीटर है ये लगभग 7.5 से 8%, यानी शरीर का जितना वजन है या शरीर का जितना आयतन है उसके हिसाब से 7.5 से 8% जो है वो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा पाई जाती है। ये व्यक्ति के कुल भार का 7.5 से 8% जो है वो रक्त की मात्रा होती है। अच्छा, जो रुधिर की उत्पत्ति है वो भ्रूण के समय, यानी जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो भ्रूण के समय जो रुधिर की उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म में होती है। और जैसे ही व्यक्ति बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के पश्चात जो रक्त बनता है वो बनता है आपके एक प्रकार की कोशिका होती है और उसका नाम है अस्थि मज्जा। उस अस्थि मज्जा में आपका रक्त बनता है। यानी ध्यान ये रखना है कि भ्रूण के समय जो रक्त बनता है वो तो बनता है आपके मेसोडर्म में, और जन्म के बाद जो आपका रक्त बनता है वो बनता है अस्थि मज्जा में। कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रूण में रक्त जो है वो कहाँ बनता है, और ऑप्शन में आपको मिलेगा अस्थि मज्जा। तब आपको अस्थि मज्जा नहीं करके मेसोडर्म करना है, ये आपको ध्यान रखना। ये रुधिर में जो रुधिर की रक्त जन्म के समय, जन्म से पहले यानी गर्भ में जो रुधिर की उत्पत्ति होती है वो भ्रूण के मेसोडर्म जन्म स्थल से होती है। दूसरा रहा रक्त का पीएच मान 7.4 है, वो रक्त का पीएच मान है। 7.4 में जब अम्ल और क्षार की स्केल रेखा में देखेंगे तो 7 जो है वो उदासीन है, और 7 से आगे जो आएगा वो क्षारीय प्रकृति है, और 7 से जो पहले आएगी वो अम्लीय प्रकृति है। यानी 7 से थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का। इससे ये कहा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अम्ल है, जो रक्त है उसकी प्रकृति क्या है। पहला ऑप्शन अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन, या ए और बी दोनों हो सकती है। तो आपको ये कहना है कि जो रक्त है वो थोड़ा सा दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हम जानते हैं कि जो क्षार होता है, जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, मान लीजिए एक लिटमस पत्र पर रक्त की एक बूंद गिराई जाती है। लिटमस पत्र पर या लाल लिटमस पत्र पर एक रक्त की बूंद गिराई जाती है तो लिटमस जो है वो किस कलर में बदल जाएगा, किस रंग में बदल जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए नीला। आगे देखते हैं। रुधिर एक लाल रंग का होता है जो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन के साथ साथ इसमें एक वर्णक भी होता है, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन वर्णक और हीमोग्लोबिन वर्णक। जो मुख्यतः रक्त होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अगर इसमें से हीमोग्लोबिन हटा दें, हीमोग्लोबिन के बिना जो रक्त है वो बैंगनी रंग का होता है। तो आप लिख सकते हैं, ये नोट्स में नहीं है तो आप लिखेंगे हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रक्त बैंगनी रंग का होता है, मतलब हल्का सा बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के बाद
रक्त लाल कलर का। ये आपको ध्यान रखना, यानी कि आपसे पूछा जाए कि रक्त जो है उसके लाल होने का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अच्छा, आगे अपन हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। ये रक्त जिसका रंग बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जिसके दो भाग हैं। हीमोग्लोबिन के भी अब दो भाग हैं, पहला है हिमेटिन और दूसरा है ग्लोबिन। हिमेटिन भाग जो है वो वर्णक का काम करता है। वर्णक का मतलब होता है कलर देने वाला, जो कलर देता है उसे वर्णक कहते हैं। यानी कि जो हीमोग्लोबिन का कलर है वो आपके हिमेटिन के कारण आता है। और हिम भाग में लोहा आयन तत्व फेरस अवस्था में पाया जाता है। देखिए आयरन की भी अलग अलग अवस्था होती है, एक फेरस होता है, फेरिक होता है। ये जो है वो आयरन की अलग अलग अवस्था है। जो आपके हीमोग्लोबिन में आपके जो लोहा पाया जाता है वो है Fe+2 फेरस ऑक्साइड। अब जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन भाग है ये एक प्रकार की प्रोटीन है। अब देखिए एक आपके होता है शुद्ध रक्त और एक होता है आपके अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त अपन उसे कहते हैं जिसमें आपके ऑक्सीजन की मात्रा हो, और विशुद्ध रक्त अपने उसे कहते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो। यानी रक्त के भी दो प्रकार होते हैं, एक शुद्ध रक्त और एक अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त वो होगा जिसमें आपके शुद्ध रक्त वो होगा जिसमें आपकी ऑक्सीजन की मात्रा हो, उसे अपन कहते हैं ऑक्सीग्लोबिन या ऑक्सीजनित रुधिर। और दूसरा होता है आपके अशुद्ध रक्त जिसके अंदर कार्बन भी नहीं होती या कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होती। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका भी एक अलग फंडा है। कैसे फंडा है? मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त में चली जाती है तो स्टार्टिंग में आपके शरीर को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये कहते हैं ना ये रक्त के साथ जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये क्रिया कर लेती है और उसके साथ ये बंध बना लेती है, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बंद कमरे में सर्दियों में सो रहे थे तो अंगीठी जला करके कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अंगीठी से निकलती है और जब अपन सांस लेते हैं तो ये हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाती है, हमारे रक्त के साथ मिल जाती है और इसी के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है और इसे कहते हैं गहरी नींद की मौत। कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं गहरी नींद की मौत, क्योंकि हमारे रक्त में मिल जाती है। अच्छा, आगे देखते हैं। बंद कमरे में अंगीठी जला करके सोने से हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करती है जिससे दम घुट जाता है एवं मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु भी एक साइलेंट मौत होती है, ऐसे कह सकते हैं व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। रात्रि में बड़े पेड़ों के नीचे सोने पर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर दम घुट वातावरण बनाती है, लेकिन इससे मौत नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड से मौत नहीं होती, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके कहीं न कहीं मौत का कारण बनती है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है, बच्चों में अलग होती है। तो अब महिलाओं में जो मात्रा होती है वो आपकी है 14 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड मिलीलीटर ब्लड, और जो महिला में होती है वो होती है 12 से 14 ग्राम 100 मिलीलीटर ब्लड, और बच्चे में जो होती है वो होती है 18 से 20 ग्राम 100 मिलीलीटर ब्लड। यानी अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होगी बच्चे में, बच्चे के बाद महिला में, और महिला के बाद जो होगी वो आपकी पुरुष होगी। और महिला में बच्चे में कितनी होगी? बच्चे में होगी 18 से 20 ग्राम पर 100 ml, और महिला में जो होगी वो होगी 12 से 18। या वापस देखो, सबसे ज़्यादा तो होती है आपके बच्चों में, बच्चों के बाद आपके होती है पुरुषों, और पुरुषों के बाद होती है आपकी महिला। बच्चों में, बच्चों के बाद पुरुषों में ये आपका पुरुष, और पुरुष के बाद आपकी महिला। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है?
हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा जो है वो होती है आपके बच्चों में, बच्चों के बाद पुरुषों में और पुरुषों के बाद महिलाओं में। ये आपका फंडा है। आगे देखते हैं। अब जो रक्त है उसे अपन दो भागों में बांट सकते हैं कि जो रक्त है वो आगे जाकर के एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिका। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिका। प्लाज्मा जो होता है वो एक पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। प्लाज्मा जो है वो पीले रंग का क्षारीय, पीले रंग का। इसमें देखो, इसमें जो है वो आपके 92% तो होता है जल और बाकी बचा 8% जो है वो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वो पदार्थ है जो आपके कार्बन से मिलकर के बने होते हैं और अकार्बनिक वो पदार्थ है जिनका कार्बन का किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं होता। ये 8% तो होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, बाकी जो है वो 92% जल होता है। ये एक हल्का पीला गाढ़ा क्षारीय द्रव है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, यानी 90 से 92% तो जल होगा, बाकी 8 से 10% भाग में कार्बनिक, अकार्बनिक लवण और प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, प्रोटीन भी इसमें कौन कौन सी पाई जाती है? प्रोटीन भी इसमें प्रोथ्रोम्बिन, फेब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये आपके प्रोटीन जो है वो आपके प्लाज्मा में पाई जाएगी। ये रहा प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। फाइब्रोनोजन या जिसे प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, इसे जो प्रोथ्रोम्बिन है ये आपके फाइब्रोनोजन भी कहलाती है। अच्छा, ये रक्त का धक्का बनाने में सहायक करती है। जब आप एक चोट लग जाती है तो ये जो रक्त का धक्का बनता है उसमें जो जाली बनाने का काम करता है वो आपके प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन करता है। अच्छा, विटामिन के जो है, विटामिन के जो है वो ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अच्छा, विटामिन के के साथ एक कैल्शियम धातु जो है ये भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी आप सिंपल से लिख सकते हैं एक लाइन में, रक्त का थक्का, क्योंकि आपके रक्त का एक विशेष योगदान है सिलेबस के अंदर, सामान्य जीवन में तो है ही, साथ ही साथ आपके जो सिलेबस है वहाँ स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है। ये देखिए जो आपका तीसरा चौथा पॉइंट है, आहार एवं पोषक रक्त समूह एवं आरएच कारक। तो रक्त का थक्का जो है इसमें सबसे पहले लिखेंगे रक्त का थक्का बनने की शुरुआत, इस सज्जन को क्या समस्या है, वापस लिखें रक्त का थक्का। रक्त का थक्का बनने की शुरुआत प्लेटलेट्स से होती है। यानी प्लेटलेट्स जो है वो आपके रक्त का थक्का बनाने की शुरुआत करते हैं। प्लेटलेट्स से होता है। अच्छा, इसमें सहायक धातु वैसे लिख सकते हैं, सहायक धातु कौन सी? तो सहायक धातु आपके कैल्शियम, सहायक विटामिन, सहायक विटामिन आपकी कौन सी है? तो विटामिन के। तीसरा सहायक प्रोटीन, सहायक प्रोटीन जो है वो है आपके
फेब्रिनोजन, फेब्रिनोजन जिसे आपके प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। अब जो रक्त का थक्का में जाली बनाने का काम करता है वो आपके फेब्रिनोजन प्रोटीन करता है। फेब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है, वो जहाँ पे लगी है वहाँ आकर के वो जाली बना देता है, और फिर विटामिन के वहाँ आकर के चिपचिपा पदार्थ बना देता है, और फिर कैल्शियम धातु आकर के उसके ऊपर आकर के लग जाती है, जिससे आपके रक्त का प्रवाह जो है वो रुक जाता है, और फिर धीरे 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 जैसे टाइम लेता है वैसे वैसे रक्त का थक्का जो है वो परिपक्व रूप लेकर के एक चमड़ी का रूप ले लेता है। अब आगे देखते हैं, ये हमने देखा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन से पदार्थ जो है वो सहायक है। यहां तक हमने देखा। अब जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये खनिज संतुलन और परासरण का नियंत्रण करता है, यानी कि कहाँ से कितना खनिज लेना है, जैसे हड्डियों से मान लो आपको कैल्शियम लेना है तो इसका नियंत्रण जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन करेगी। दूसरा है ग्लोब्यूमिन, ये जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो आपके ग्लोब्यूलिन प्रोटीन करती है। अब जो प्लाज्मा में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है, प्लाज्मा में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन वो है एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन का काम क्या करता है, खनिज संतुलन। दूसरा रुधिर सीरम, रुधिर सीरम क्या है, जब आपके खनिज में, जब आपके शरीर में थक्का जमने वाले प्रोटीन को हटा दिया जाए, यानी कि थक्का जमने वाली प्रोटीन कौन सी है, पोर्थ्रोम्बिन, यानी पोर्थ्रोम्बिन को हटा दिया जाए तो जो रक्त का बाकी बचा हुआ भाग है, प्लाज्मा का बाकी बचा हुआ भाग है, तो उस शेष भाग को सीरम नाम दिया जाता है। यानी कि इसमें आपने हटाया क्या, केवल और केवल फेब्रिनोजन और पोर्थ्रोम्बिन प्रोटीन हटा दिया। अब तो बचा क्या, इसमें बची एक तो रुधिर कणिका और एक बचा फेब्रिनोजन। ठीक है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, तीन प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा, यानी ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है उसके भी आगे जाकर के तीन प्रकार के बन जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इतने अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए कि रक्त कणिकाएं जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो रक्त कणिकाएं भी आपने देखा होगा कि तीन प्रकार की होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC को कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, RBC को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को कहते हैं बिंबाणु। श्वेत लाल रक्त कणिका, ये हो गया आपकी लाल रक्त कणिका। ये हो गया आपकी श्वेत रक्त कणिका। यानी अभी तक हमने देखा रक्त के बारे में, रक्त के बारे में हमने ये देखा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक का मतलब होता है टिश्यू, ऊतक से मिलकर के बनी होती कोशिका, सॉरी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता ऊतक, ऊतक से मिलकर के बना होता अंग, अंग से मिलकर के बना होता शरीर। अब जो रक्त है वो आपका तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद हमने देखा कि रक्त जो है उसमें दो भाग पाए जाते हैं रक्त में, एक तो आपके प्लाज्मा और दूसरा आपके हो गया रक्त कणिका। प्लाज्मा जो है वो है आपका 55% और जो रक्त कणिकाएं हैं वो आपके हैं 45%। प्लाज्मा में 92% तो आपके होता है जल और 8% आपके होता है 92 से ऐसे करो 90 से 92%। से 92% का आपके जल और 10 से 8% है आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अब बाकी बची रक्त कणिका। रक्त कणिका हमने देखा 3 प्रकार की होती है। पहली आपकी WBC, दूसरी आपकी RBC
और तीसरी आपकी प्लेटलेट्स। अब इनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। इनका भी अपन जो है क्रम जो है वो देखेंगे। यहां तक अपनी बात करेंगे। अब अपन वापस चलते हैं जो आरबीसी की तरफ, क्योंकि हमने देखा कि रक्त जो है, रक्त कणिकाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और कणिकाएं। तो अपना जो रक्त कणिकाओं का पहला प्रकार है वो है आरबीसी। आरबीसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका। इनकी जो संख्या होती है सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है आरबीसी। आरबीसी की संख्या जो होती है वो होती है 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख। उसके बाद जो होती है वो होती है आपके डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है आपके 10 से 12 हजार। और उसके बाद होती है प्लेटलेट्स, ये होती है 6 से 8 हजार। इनके जीवन काल की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है वो आरबीसी का जो जीवन काल है वो सर्वाधिक 120 दिन, और जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है वो है 4 से 6 दिन, कहीं कहीं 7 से 8 दिन भी लिखा होता है। और जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल है 8 से 10 दिन। तो जीवन काल भी पूछा गया। अब अपन आगे देखते हैं कि क्या है आरबीसी। तो संख्या में अपन बात ही कर चुके हैं कि 50 से 55 लाख इनकी संख्या पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल ये रहा, मनुष्य में 120 दिन होता है। मनुष्य में 120 दिन होता है, कई कई प्राणियों में इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। आरबीसी का निर्माण स्थल ये रहा। वयस्क में आरबीसी का निर्माण स्थल जो है वो है लाल अस्थिमज्जा। लाल अस्थिमज्जा कहाँ है? देखिए, एक होता है लाल अस्थिमज्जा और एक होता है श्वेत अस्थिमज्जा। एक होता है लाल अस्थिमज्जा और एक होता है श्वेत अस्थिमज्जा। इसमें तो आपके निर्माण होगा आरबीसी का और इसमें आपका निर्माण होगा डब्ल्यूबीसी का। ये आपको ध्यान में रखना। आरबीसी के निर्माण की क्रिया इरिथ्रोपाइसिस या हीमोपाइसिस। देखिए, जब भी आपको हीमो शब्द देखने को मिल जाए इसका मतलब होगा वो कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित होगा। हीमो शब्द का मतलब ये होता है रक्त, जैसे हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। तो हीमो शब्द का मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित है। तो आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हीमोपाइसिस या इरिथ्रोपाइसिस। आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हमने देखा कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का वर्णक है जो रक्त को आपके लाल करने का कार्य करता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये आपको याद रखना कि स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसमें आपके केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता। अब इसमें अपवाद भी है, यानी हम अपने को याद ये रखना है कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपने को याद क्या रखना है, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक तो ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, एक लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और एक मेंढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन मेंढक जो है वो उभयचर है, तो इसको अपन एक बार नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, उभयचर। तो इसका मतलब हुआ कि ऊंट और लामा जो है वो आपके अपवाद है। इनकी आरबीसी में केंद्रक जो है वो पाया जाता है। इनकी आरबीसी में केंद्रक जो है वो उपस्थित है। ये रहा। मेंढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ये आपके उभयचर है। यानी अपने को ध्यान ये रखना है कि जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट, लामा और जिराफ भी शामिल है। ऊंट, लामा, जिराफ और मेंढक, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मेंढक को एक बार और जिराफ को एक बार नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जिराफ वर्तमान में अस्तित्व में है नहीं,
और मेंढक जो है वो आपका उभयचर है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो वर्तमान में ऊंट और लामा है वो ऐसे उभयचर हैं जिनकी आरबीसी में केंद्र पाया जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना या विघटन स्थल जो है वो प्लेहा को कहते हैं। ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। देखो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, ऊंचाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन जो है वो घटेगी, ऑक्सीजन घटेगी, और जब ऑक्सीजन घटेगी तो आपकी आरबीसी बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति तो उसको करनी होगी ना कहीं ना कहीं से, तो वो अपना सर्कुलेशन जो है वो तेज कर देती है। तो ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। संसार में सबसे बड़ी आरबीसी जो है एम्फीमा नामक उभयचर की है, और स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी आरबीसी है वो हाथी की है। स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी जो है वो कस्तूरी हिरण की है, और जो मैं मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं, क्योंकि जब ये आरबीसी कहा गया तो मैं कोशिका की भी बात कर लेता हूं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है आपके अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो है आपके शुक्राणु। अंडाणु में जिसमें कहते हैं ओवम, और इसे कहते हैं स्पर्म। अच्छा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये एक्स्ट्रा है जो आपको नोट्स में नहीं है, बाकी आपके नोट्स में जो है वो सारा का सारा मीटर लिखा हुआ। सबसे लंबी कोशिका जो है वो आपके न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, अब विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे तो कोशिका वाला चैप्टर आएगा। अब जो आरबीसी है उसका आकार कैसा है? आरबीसी जो है वो आपके द्विडंबलाकार यानी कि द्विअवतलाकार, यानी कि ऊपर से मुड़ी हुई होगी, ऊपर से मुड़ी हुई होती है इस प्रकार से, इस प्रकार से आपकी कुछ आरबीसी होती है, यानी कि अवतल होती है दोनों साइड से, दोनों साइड से अवतल होगी इस प्रकार, इस कारण से कहते हैं द्विअवतल, बाइकॉनकेव। आरबीसी की आकृति डंबलाकार या द्विअवतलाकार होती है। आरबीसी की लंबाई लगभग 7 माइक्रोमीटर। अच्छा, माइक्रोमीटर क्या है? देखिए, माइक्रोमीटर है 10⁻⁻⁶, यानी कि इतनी छोटी होती है, यानी एक का भी लगभग इतनी, यानी 0.00001 मीटर, यानी इतनी छोटी होती है आरबीसी। ये होता है आपके माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁶। अब जो आपके पीलिया रोग होता है उसमें आरबीसी की संख्या घट जाती है। अब यही कारण होता है, देखिए आरबीसी क्या करती है, रक्त को लाल रखती है, रक्त को क्या रखती है, लाल रखती है। अब पीलिया हुआ तो आरबीसी की संख्या जो है वो हो गई कम। जैसे आरबीसी की संख्या कम हो गई तो रक्त जो है वो कैसा दिखने लगेगा, पीला, और इसी पीला दिखने के कारण हम कहते हैं कि पीलिया में आरबीसी की संख्या घट जाती है और व्यक्ति का शरीर जो है वो पीला पड़ जाता है। आरबीसी को आंसू जल में डालने जाने पर ये फूल करके फट जाती है, डिस्टिलाइजेशन हो जाती है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं। यानी जब रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपके एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो है वो आपके होता है
आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन और आरबीसी की जैसे कमी हुई तो आपको जो है एनीमिया रोग हो जाएगा। आरबीसी की अधिकता से, अच्छा आरबीसी की कमी से भी रोग होता है और आरबीसी की अधिकता से भी रोग होता है। तो आरबीसी की अधिकता से जो रोग होता है वो होगा पॉलीसाइथोमिया या पॉलीसाइफामिया, ये समस्या हो जाती है। यानी कि आरबीसी की कमी हुई तो हमें रोग होगा एनीमिया और आरबीसी की अधिकता हुई तो हमें रोग होगा पॉलीसाइथेमिया। अफ्रीका में बांडू प्रजाति, देखिए अफ्रीका में जो बांडू प्रजाति है वो क्या करते हैं, लोहे की खदान में काम करते हैं और आरबीसी के साथ जब लोहा मिल जाता है तो एक रोग हो जाता है जिसे अपन कहते हैं सिडोरेसिस। सिडोरेसिस है ना, क्योंकि आरबीसी में उनकी जो लोहे की मात्रा वो चली। अब अपन जानते हैं कि आरबीसी जो है वो लोहे के साथ अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके आरबीसी और लोहा आपस में मिल जाता है। अब जो लोहे के काम खदान में काम करते हैं या लोहे की पात्र में जो शराब पीते हैं उनके शरीर में क्या होता है, लोहे के कण ठोस रूप में जमा हो जाते हैं जिससे एक समस्या होती है जिसे अपन कहते हैं लोहा मेहता या सिडोरेसिस। अपने को जो है याद रखना सिडोरेसिस। सिडोरेसिस ये क्या होता है, जब एक बांडू प्रजाति, अपने को ध्यान रखना बांडू प्रजाति जो अफ्रीका की, ये बांडू प्रजाति आपके लोहे के खदान में काम करती है और लोहे के खदान में काम करने के कारण जो ठोस लोहा है वो इनके शरीर में चला जाता है और शरीर में जाने के बाद जो आपके आरबीसी है वो लोहे के साथ क्रिया करके हमारे शरीर में लगातार लोहा बनाती रहती है आरबीसी के अंदर, तो एक रोग हो जाता है जिसे अपन कहते हैं सिडोरेसिस। अब अपन देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया है इसे हिंदी में कहते हैं दांत कोशिका। सिकल सेल एनीमिया दांत कोशिका या अरक्तता एक अनुवांशिक रोग है जिसमें आरबीसी हाशिया के आकार की हो जाती है। जिन लोगों को ये रोग होता है उन्हें मलेरिया नहीं होता। तो अपने को ध्यान ये रखना कि जो सिकल सेल एनीमिया है सिकल सेल एनीमिया, सबसे पहले तो सिकल सेल का, सिकल का मतलब होता है हाशिया, जिससे आप फसल काटने का काम करते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है वो आपके हाशियाकार हो जाती है। अच्छा, वैसे आरबीसी का आकार कौन सा होता है, तो वैसे आरबीसी का आकार होता है द्विडंबलाकार। वैसे आरबीसी का आकार द्विडंबलाकार होता है, लेकिन जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है तो उनकी जो आरबीसी है वो द्विडंबलाकार की जगह हो जाती है हाशियाकार, और जैसे हाशियाकार आकृति हुई इसका मतलब हो गया कि उन्हें सिकल सेल एनीमिया रोग हो गया। अब सिकल सेल एनीमिया रोग होने का मतलब है कि इन जो रोगियों को है मलेरिया नहीं होता। सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को मलेरिया नहीं होता। ये आपके इंपॉर्टेंट है, किन रोगियों को मलेरिया। दूसरी बात, ये अनुवांशिक रोग है। यानी सिकल सेल एनीमिया के हमने बारे में ये देखा कि पहली बात तो इसमें जो आरबीसी का आकार है वो हाशियाकार हो जाता है। वैसे आरबीसी का आकार क्या होता है, तो वैसे आरबीसी का आकार होता है द्विडंबलाकार, लेकिन जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ तो आरबीसी का आकार जो है वो हो गया आपके हाशियाकार। और अब इन रोगियों को हमने ध्यान ये रखना है कि इन रोगियों को मलेरिया नहीं होता और ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है।